बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉपीराइट्स ऑर्डिनेंस 1962। तो ये हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का चौथा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस को डिस्कस किया था, दूसरे और तीसरे लेक्चर में हमने पेटेंट ऑर्डिनेंस को डिस्कस किया था, और इस लेक्चर में हमने कॉपीराइट्स ऑर्डिनेंस को डिस्कस करना है। और इस लेक्चर के एंड पे मैंने आपको इधर तीनों के बीच में डिफरेंस बताना है, और मैंने आपको बताना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन तीनों को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कॉपीराइट ऑर्डिनेंस से। तो कॉपीराइट ऑर्डिनेंस बिल्कुल एक सिंपल ऑर्डिनेंस है, और इसका आपको बेसिक और मेन आइडिया दिया जाएगा इस वीडियो में, इस लेक्चर में। अब सबसे पहले कॉपीराइट का मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है। कॉपीराइट आपको मकसद इस वजह से होता है कि जो आपका काम है, आपने कोई भी काम किया है तो उसको कोई और कॉपी ना करे, उसको कोई और कॉपी वगैरह ना करे। तो इस वजह से आपको कॉपीराइट्स दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि जो आपने काम किया है, आपने बड़ी मेहनत से काम किया है, उसका आपको सिला मिलता रहे और कोई और उसको इस्तेमाल ना करे, कोई और उससे फ़ायदा ना उठाए। अब जो कॉपीराइट आपको दिया जाता है वो दिया जाता है 50 ईयर्स के लिए। सेक्शन 18 जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि जो कॉपीराइट अब ग्रांट किया जाता है वो 50 ईयर्स के लिए ग्रांट किया जाता है, और वो एक्सटेंडेबल नहीं होता, फिर आप उसको एक्सटेंड नहीं करा सकते। और उसके साथ साथ जो ब्रॉडकास्टिंग की होती है कॉपीराइट्स, वो आपको 25 ईयर्स के लिए ग्रांट होती है। बाकी जो भी होती है वो कितने के लिए होती है, 50 ईयर्स के लिए। अब कॉपीराइट्स कौन कौन से वर्क ऐसे होते हैं जिनको हम कॉपीराइट करा सकते हैं। पहला कौन सा है, लिटरेरी वर्क है। कोई भी अदबी काम आप कर रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, तो उसको कोई और उसकी कॉपी नहीं बना सकता, पायरेटेड कॉपी वगैरह कोई और कॉपी उसको नहीं कर सकता, और उसको वो फिर दोबारा बेच वगैरह कर नहीं सकता। और दूसरा आपका म्यूजिकल वर्क है, ड्रामेटिक वर्क है, पिक्टोरियल, ग्राफिक या स्क्रिप्चरल वर्क है, साउंड रिकॉर्डिंग्स हैं। तो ये सारा का सारा आपका बनाया हुआ है, तो ये आपके पास ही रहेगा। कोई और अगर उसको इस्तेमाल करेगा तो उसका आप, इट मीन्स ही इज इन्फ्रिंजिंग योर राइट्स, ठीक है। तो ये मतलब आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंज हो रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट जा सकते हैं। डिजाइन हो गया या आर्किटेक्चरल वर्क हो गया कोई भी, तो वो भी आप कॉपीराइट में प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पार्ट नहीं हो सकती कॉपीराइट का, जैसे कि आपने किसी काम की, मतलब आपका पूरा का पूरा एक काम जो है वो बिल्कुल न्यू काम है, ठीक है, बिल्कुल बेसिकली क्या है, न्यू काम है, लेकिन उसका जो कुछ पार्ट है, कुछ हिस्सा है, 10%, 20% या कुछ परसेंट, वो किसी और कॉपीराइट से आपने उठा लिया है, तो वो भी आपका कॉपीराइट क्या कहते हैं, रजिस्टर नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब ये कॉपीराइट आपका रजिस्टर नहीं हो सकता, ये इसकी एक एक्सेप्शन आ जाती है। उसके बाद जिसका रजिस्ट्रेशन होती है वो सेक्शन 39 से शुरू होती है। अब आपने कॉपीराइट रजिस्टर कैसे करवाना है। अब आप फाइल अपने जो भी एप्लीकेशन है उसे आप फिल करेंगे, उसके जो भी पर्टिकुलर्स है पहले आपने वो फिल करने हैं, फिर आपने वो रजिस्ट्रार के पास जमा करानी है, फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसकी एग्जामिनेशन करेगा कि उसमें कोई फिलहाल तो नहीं है, उसमें कोई शॉर्ट कमिंग तो नहीं है। अगर होगी तो वो आपको बताएगा, आपको टाइम देगा, और आपने क्या करना है, उससे फिलहाल को उस टाइम के अंदर खत्म करना है, उस शॉर्ट कमिंग को, उस जो उसकी कोई चीज़ मिसिंग है उसको आपने उस प्रिस्क्राइब टाइम में पूरा करना है उसको, मतलब जैसे रजिस्ट्रार ने आपको ऑर्डर किया है उसके मुताबिक आपने उसको बनाना है। तो फिर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो सकती है। आपकी जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो उसे पब्लिश किया जाता है। जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो उसे पब्लिश किया जाता है। फिर न्यूज़पेपर में ऐड भी दिया जाता है, दिस इज मैंडेटरी। न्यूज़पेपर में ऐड देना दिस इज मैंडेटरी, कि भाई आप फिर एक मंथ तक वेट करते हैं, देखते हैं कि इसका कोई और ऑथर तो नहीं आ जाता। जो काम आप कॉपीराइट के लिए, जो एप्लीकेशन आप रजिस्टर कर रहे हैं जिस काम के लिए, उस काम को आप फिर उस कॉपीराइट को आप फिर पब्लिश करते हैं। फिर देखते हैं कि इसका कोई और ऑथर तो नहीं है, इसका कोई और मालिक तो नहीं है, जो आपसे रजिस्टर करवाने आया है उसने किसी ने चोरी तो नहीं किया। उसके बाद फिर उसमें अपोजिशन आ सकती है। अपोजिशन के ग्राउंड्स वही हैं, कोई स्पेसिफिकेशन मिसिंग है, कोई ग्राउंड ऐसा, मतलब क्या कहते हैं, किसी का काम चोरी किया है उसने, तो उस पर आप अपोजिशन दाखिल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको जब अपोजिशन आपकी जब सेट हो जाती है, ठीक हो जाती है, अपोजिशन क्लियर हो जाती है, फिर आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब इस पूरे का ये जो रजिस्ट्रेशन होती है कॉपीराइट की, उसके लिए आपको 1 से 2 साल के अंदर अंदर ये रजिस्टर करवा देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन आ रही होती है रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट्स की, तो इस वजह से इसको आपने 1 से 2 साल के अंदर अंदर रजिस्टर करवाना होता है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कॉपीराइट ऑर्डिनेंस का, वो ये है, ठीक है। उसके बाद जो सेक्शन 45 से ऑनवर्ड से, वो आपको 43 से, वो आप बताते हैं बोर्ड के बारे में। एक कॉपीराइट ऑफिस बनाई जाती है, फिर कॉपीराइट बोर्ड बनाया जाता है।
तो वो मतलब उसके अफेयर वगैरह के लिए डील करने के लिए हम उन बोर्ड्स में, उन ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर उनके रजिस्टर रखे जाते हैं। उसके बाद सेक्शन 60 आपको बताएगा अपील के बारे में। आप किसी का भी कॉपीराइट, कोई बंदा किसी कॉपीराइट को इन्फ्रिंज करता है, किसी का यूज कर लेता है, तो उसको लिए आपने कहाँ पे जाना है, आपने कोर्ट जाना है, और उसके इन्फ्रिंजमेंट को रुकवाने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, और वहां पे आप कंपनसेशन और डैमेजेस को क्लेम करके उसको रुकवा सकते हैं कि भाई आपने ये कॉपीराइट को इस्तेमाल नहीं करना, ये मेरा हक है। आप कोर्ट पर जो इन्फ्रिंज कर रहे हैं उसको हुक्म देगी कि आपने ये कॉपीराइट इन्फ्रिंज नहीं करना। अब हमने ब्रीफली इन सब को कंबाइन डिस्कस करना है, ट्रेडमार्क को, पेटेंट ऑर्डिनेंस को और कॉपीराइट को। अब ये क्या है, सारी की सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं। क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं फर्स्ट थिंग। और ये इनके लिए अलग अलग ऑर्डिनेंस दिए गए हैं। जो ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस है 2001 में आया है, ठीक है, तो दो में अच्छा। अब हमने इन सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को ब्रीफली डिस्कस करना है, और साथ साथ एक ही साथ डिस्कस करना है, ताकि जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार कर रहे हो तो आपको बहुत इजीनेस हो। अब सबसे पहले आप देखते हैं ट्रेडमार्क हमने डिस्कस किया, उसके बाद पेटेंट ऑर्डिनेंस, उसके बाद कॉपीराइट। अब सबसे पहले क्या आता है कि भाई कौन सा ऐसा ऑफिसर होगा जो एप्लीकेशन को लेगा, कोई मसला आता है उसको सुनेगा। सबसे पहले कौन होगा? रजिस्ट्रार। ट्रेडमार्क में कौन है? रजिस्ट्रार है। और कॉपीराइट में कौन है? उसमें भी रजिस्ट्रार है। हाँ, लेकिन पेटेंट ऑर्डिनेंस में कौन है? कंट्रोलर है। अब ये सारे के सारे फेडरल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है, और इनकी अपॉइंटमेंट ऑफिशियल गजट में क्या होती है? पब्लिश की जाती है, और वहां पे मेंशन की जाती है। अब उसके बाद हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम ट्रेडमार्क कर सकते हैं, जिनको हम ट्रेडमार्क कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कोई शेप होगी, कोई लोगो होगा, कोई वर्ड्स होंगे, किसी भी कंपनी को, किसी उसके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हो, तो हम उनको ट्रेडमार्क कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज है जो किसी चीज के साथ रिजेंबलिंग है, किसी चीज के साथ आइडेंटिकल है, सिमिलर है, तो उसको हम ट्रेडमार्क नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सी चीज ऐसी है जिनको हम इन तीनों में देखना है। अब तीनों में देखना है कौन सी चीज को हम रजिस्टर करवा सकते हैं, चाहे वो पेटेंटेबल है, चाहे वो कॉपीराइट हो, चाहे वो पेटेंट हो, चाहे वो ट्रेडमार्क हो। अब सबसे पहले आपने वो देख लिया, फिर उसके साथ साथ उसकी एक्सेप्शन भी देखनी है। अब जैसे हमने पेटेंट ऑर्डिनेंस में पढ़ा था कि नॉवेल्टी हो, उसमें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो, इन्वेंटिव स्टेप हो। और कॉपीराइट में हमने क्या कौन सी चीजें पढ़ी थी? लिटरेरी वर्क हो, कोई नई डिजाइन वगैरह पब्लिश की गई हो, कोई म्यूजिकल वर्क हो, कोई ड्रामेटिक वर्क हो, तो वो हम इनको कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने ऐसा काम किया है, किसी का आपने कोई पार्ट उठा लिया है, जिसने कॉपीराइट प्ले रजिस्टर करवाया हुआ था, आपने उसका क्या कर लिया, कुछ पार्ट अपने उस इन्वेंशन के साथ, या सॉरी नए काम के साथ उसको मिला दिया, तब भी आपका कॉपीराइट पब्लिश नहीं होगा, रजिस्टर नहीं होगा। उसके बाद एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आता है। अब देखिए, ट्रेडमार्क में आपने एप्लीकेशन देनी है, रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन पर्टिकुलर्स आपने फिल करने हैं, उसकी फीस देनी है, सेम इन ऑल, ठीक है। एप्लीकेशन फिल की, एप्लीकेशन में जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो आपने फिल की, उसके साथ उसकी फीस आपने अटैच करके आपने जमा करवा दी, किसके पास? उस पर्टिकुलर ऑफिसर के पास। अब जब वो पर्टिकुलर ऑफिस के बाद उसको क्या करता है, उसकी एग्जामिनेशन करता है। अब देखो, इसमें भी एग्जामिनेशन करता है, ट्रेडमार्क में, पेटेंट ऑर्डिनेंस में एग्जामिनेशन होती है, और उसके बाद कॉपीराइट में भी क्या होती है? एग्जामिनेशन होती है। अब एग्जामिनेशन में जब एग्जामिनेशन क्लियर हो जाती है, अगर उसमें कोई शॉर्ट कमिंग होती है, कोई पर्टिकुलर मिसिंग होता है, तो आपको टाइम दिया जाता है तीनों में, ठीक है। तो आप उसको फिक्स करके आए, फिर आके जमा करवाएं। अगर तीनों में यही चीज सेम चीज़ है, अगर आप उस फिक्स टाइम में वो जमा नहीं करवा सकते, तो आपका वो एप्लीकेशन फर्दर प्रोसेस नहीं होगी। उसके बाद आती है जब फिर उसके जब आपकी एग्जामिन हो गई, फिर आपने क्या करना है? ऑफिशियल गजट में पब्लिश करनी है। ऑफिशियल गजट में क्या करनी है? पब्लिश करनी है। पब्लिश करने के बाद अगर उस पर उसकी अपोजिशन आती है, तो आपने अपोजिशन को उसका जवाब, अपना डिफेंस में कोई जवाब जमा करवाना है। जिसने एप्लीकेशन दायर की हुई, एप्लीकेशन फाइल की हुई रजिस्ट्रेशन के लिए, उसने अपने डिफेंस में कुछ बोलना है। अब जिसके हक में फैसला आएगा वो ही विल बी द विनर, मतलब वो क्या हो जाएगा, फिर उसके जो क्लेम था उसको मतलब ऊपर रखा जाएगा। अगर अपोजिशन प्रूफ हो जाती है तो उसकी एप्लीकेशन आगे नहीं जाएगी, ठीक है। तो अगर प्रूफ नहीं होती वो, ठीक है, या वो विथड्रॉ कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा? रजिस्ट्रेशन। सेम प्रोसेस ऑल थ्री, ठीक है। एप्लीकेशन, एग्जामिनेशन, पब्लिकेशन, अपोजिशन, उसके अपोजिशन को सेटिस्फाई करना, ठीक है, और उसके साथ रजिस्ट्रेशन। अब ट्रेडमार्क रजिस्टर तो हो गया, कितने सालों के लिए? 10 साल के लिए।
एक्सटेंड हो सकता है मजीद 10 सालों के लिए। पेटेंट ऑर्डिनेंस सॉरी पेटेंट रजिस्टर तो हो गया 20 सालों के लिए, फिर उसकी रिन्यूअल। ठीक है, अगर आप रिन्यूअल की फीस नहीं देते तो आपके सारे जो ट्रेडमार्क है वो कैंसिल किया जाएगा। अगर आप पेटेंट ऑर्डिनेंस के रिन्यूअल की फीस नहीं देते वो भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रिवोक किया जाएगा। अब उसकी जो कॉपीराइट है सिर्फ वहाँ पे एक्सटेंशन नहीं मिलती, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले कितना अरसा होता है, 50 साल का बड़ा अरसा होता है, तो इस वजह से उसको रिन्यूअल वगैरह नहीं मिलती। उसका ड्यूरेशन कितना है, 50 ईयर्स। हाँ, ब्रॉडकास्टिंग के लिए कितना है, 25 ईयर्स। उसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी, रिवोकेशन। पेटेंट ऑडिट में हमने पढ़ा था रिवोकेशन के बारे में। अब जब रिवोकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कंट्रोलर उसको रिवोक कर सकता है किसी भी ऐसे ग्राउंड पे जो अपोजिशन वालों ने किसी कहीं पे अपोज नहीं हुआ। ठीक है, अब देखें ना, जब अपोजिशन फाइल करनी थी किसी ने अपोजिशन फाइल नहीं की और उसका जो पेटेंट है वो रजिस्टर हो गया। अब कंट्रोलर विद इन द 12 मंथ्स, रजिस्ट्रेशन के बाद विद इन द 12 मंथ्स अगर उसको नजर आती है कोई ऐसा ग्राउंड नजर आता है जिसके ऊपर अपोजिशन हो सकती थी लेकिन किसी ने अपोजिशन फाइल नहीं की, तो वहां पे रजिस्ट्रार सॉरी कंट्रोलर खुद उसका पेटेंट को रिवोक कर सकता है। फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, फिर जो सामने कॉपीराइट में पढ़ा वहां पे उसके बोर्ड और ऑफिस के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब उस टॉपिक के बाद फिर क्या आता है, ऐसी कोई चीज फिर हमने ट्रेडमार्क में डिस्कस नहीं की थी। उसके बाद सिर्फ एंड पे क्या आ जाता है, इन्फ्रिंजमेंट। अब देखो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट में सेक्शन 60 तकरीबन स्टार्ट होता है, पेटेंट सेक्शन 60 तकरीबन स्टार्ट होता है और कॉपीराइट भी सेक्शन 60 से स्टार्ट होता है। तो जब इन्फ्रिंज करेगा कोई भी, आपके पास सिर्फ सिविल रेमेडी है। क्या कौन सी रेमेडी है, सिविल रेमेडी। आप जाएंगे कोर्ट, कोर्ट आपको कंपनसेट करेगी, जो उसने प्रॉफिट कमाया उसमें से आपको कुछ पैसा मिलेंगे, हिस्सा मिलेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ उसको कोर्ट मना कर देगी कि आज के बाद आपने ये वाला कॉपीराइट या दूसरे ये वाला जिसको फलाने बंदे का रजिस्टर्ड कॉपीराइट या फलाने बंदे का रजिस्टर्ड पेटेंट या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आपने इस्तेमाल नहीं करना। सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडमार्क, पेटेंट ऑर्डिनेंस एंड कॉपीराइट्स। अब देखें ना, जब आपके पास ये मैप आपके जहन में होगा तो आपका कोई भी अगर क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप उसको इजीली कर सकते हैं जब इन व्यू पॉइंट ऑफ द एग्जाम्स। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत इजी तरीका है उसको याद करने का। देखो ना, हमने तीनों चीज़ों को एक दूसरे के सामने रख के बयान किया है। ठीक है, सो ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू।